तो देखो आज भी कुछ थ्योरेटिकल बातें होंगी, काफी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लर्न करिए। तो मान लीजिए कोई आइसोलेटेड पीस ऑफ मेटालिक कंडक्टर है, बस ये कंडक्टर है और यूं ही प्लेस्ड है। तो कंडक्टर की क्या खास बात, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं कि मोशन में? कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रेस्ट में होते हैं कि मोशन में? मोशन में। सिस्टमेटिक मोशन की रैंडम मोशन? रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन होने के कारण क्या हुआ कि कोई भी क्रॉस सेक्शन लो तो डेल्टा टी टाइम में जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाने का प्रोबेबिलिटी है, उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट से राइट गया, उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जाने का प्रोबेबिलिटी है। इसलिए इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, नेट चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस नेट चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब जब नेट चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब रैंडम मोशन से करंट नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो अब डायग्राम के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो ऊपर, है ना, हैंड और पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट लिखो, इन आइसोलेटेड पीस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, आइसोलेटेड मतलब बैटरी नहीं कनेक्टेड है। इन आइसोलेटेड पीस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, random motion of free electrons do not cause any electric current, do not cause any electric current, do not cause any electric current, कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं कॉज करता। सो डू नॉट कॉज एनी इलेक्ट्रिक करंट। और फिर यहां आ जाओ, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन में है। यदि आप किसी डायरेक्शन में सिस्टमेटिक मोशन चाहते हो, चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ, नेट मोशन चाहते हो इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्या डंडे से फोर्स लगा दोगे फ्री इलेक्ट्रॉन पे, पीटोगे उसको डंडे से? नहीं तो हाथ से पकड़ोगे, कैसे हाथ ले जाओगे अंदर? इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा भी नहीं। तो क्या करें भाई? ये तभी संभव है जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे ड्राइविंग फोर्स दे। अब इलेक्ट्रिक यदि आसपास चार्ज रख दो या कंडक्टर के सरफेस पे भी चार्ज रख दो, तो आपको पता है कि आइसोलेटेड कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड संभव ही नहीं है, आइसोलेटेड। इसलिए करते क्या है, इसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? तो इसके क्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब बैटरी जोड़ते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बैटरी की खासियत होती है कि अपने टर्मिनल के क्रॉस जितने वोल्ट का बैटरी रहेगा, उतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करके रखेगा। तो मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको 0 पे ले लो तो ये 10 वोल्ट पे होगा, तो ये 0 पे आ जाएगा और ये 10 पे आ जाएगा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कांस्टेंट हो, ऐसा क्यों, हम लोग बाद में देखेंगे क्यों बोले एरिया कांस्टेंट हो, और मटेरियल यूनिफॉर्म हो, एक ही मटेरियल का बना हुआ हो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ लीनियरली घटेगा। तो लीनियरली घटने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट ऐसे, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे,
इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का इधर जाना मतलब इस सेंस में करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है तो करंट आगे हो जाएगा। तो करंट का सेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने क्रिएट किया है अंदर, वो दोनों सेम सेंस में है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे आएगा। यहां कुछ मैकेनिज्म होती है जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसको डिटेल में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का यहां आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और इसमें इंटर कर जाएगा। तो होता क्या है, डेल्टा टी टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर करेगा। तो ये कंडक्टर एज ए होल जो है वो जरूर उसमें करंट आ जाएगा, लेकिन ये चार्ज बॉडी नहीं होगा, दैट विल रिमेन अनचार्ज्ड। क्यों अनचार्ज रह गया? क्योंकि कंडक्टर से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दूसरे एंड से उतना इंटर कर जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। सो इसीलिए करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली बोलो अनचार्ज्ड, चार्ज नहीं होता। तो लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, टू हैव करंट इन ए पर्टिकुलर सेंस, we have to apply driving force on the free electrons. Driving force on the free electrons. Driving force on the free electrons. For this, with the help of cell or battery, cell or battery, CELL, we create potential difference across the end of the conductor. We create potential difference across the end of the conductor, which in turn create electric field inside the conductor, which in turn creates electric field inside the conductor. Due to this electric field, free electrons experience driving force and drift करता है opposite to the field and causes electric current in the direction of electric field. Third point लिखो, a current carrying conductor always remains electrically uncharged. A current carrying conductor always remains electrically uncharged. बैटरी जोड़ने से बैटरी ड्राइविंग फोर्स देगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाएगा न तो घटाएगा। A current carrying conductor remains electrically uncharged. अब क्या है कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनका मोशन इतना आसान नहीं होता। ये आसपास के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, आसपास के जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे टकराते हैं, और मोर सिग्निफिकेंटली जो लैटिस के वाइब्रेटिंग आयन हैं, जो लैटिस है ना उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेचुरली वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, मैसिव होगा, वो कंपन करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है थर्मल एनर्जी के कारण। सो थर्मल वाइब्रेशन करता रहता है लैटिस के आयन इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद। इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराता है तो इन कोलिजन्स के कारण उसका पाथ जिग जैग हो जाता है, एनर्जी का भी लॉस होता है, इसलिए हीट भी डेवलप होता है, तो उसका पाथ जो है सो जिग जैग हो जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा
वो उतना आसान नहीं होगा, पाथ बिल्कुल जिग जैग हो जाएगा। कहने के बाद तो यदि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है और पीछे जाना है, अब यहां से यहां आएगा, कोलिजन करके यहां आ जाएगा, फिर कोलिजन से यहां आ जाएगा, फिर कोलिजन से यहां आ जाएगा, लेकिन लगातार इस पे एक ड्राइविंग फोर्स है जो इसको कहता है हमेशा कि तुम पीछे चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हमेशा प्रेरित करता है ड्राइविंग फोर्स लगा के कि तुम ड्रिफ्ट करो पीछे। तो जब जरूर ये पीछे आएगा, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट मोशन जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो काफी कम होगा। डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट काफी कम होगा। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मोशन होता है काफी धीरे धीरे होता है। ये मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। इसका मतलब 100 मिलीमीटर जाने में, 100 मिलीमीटर हो गया 10 मीटर, 100 मिलीमीटर हो गया 1 मीटर, नहीं 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 100 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर जाने में इसको 100 सेकंड लगेगा, 1.5 मिनट हो गया आसपास, काफी धीमे धीमे जाएगा। तो एक क्वेश्चन अराइज करता है कि बल्ब जो ही स्विच ऑन करते हैं तो कोई खास टाइम लैग नहीं होता और ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पे बल्ब ग्लो करने लगता है। तो उसको बताएंगे हम कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन्स के कारण, किनके बीच का कोलिजन, आपस में, और लैटिस के वाइब्रेटिंग आयन से कोलिजन करके इसका पाथ जिगजैग हो जाता है। और इस जिगजैग पाथ के कारण इसका रिजल्टेंट मोशन जो होता है वो काफी धीरे धीरे होता है। जो इसका परिणामी विस्थापन होता है वो काफी धीरे धीरे होता है। इसलिए लोग याद रखते हैं कि इट इज वेरी स्लो, और कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर भी याद रखना होता है, इट इज ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर पर सेकेंड का ऑर्डर से ये इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कौन वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बना ले डायग्राम। अब लिखो 4th पॉइंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिखिए as the free electrons drift under electric field, it makes collision with other free electrons, as well as with the vibrating ion of the lattice. Vibrating ion of the lattice, and hence its path becomes zigzag. And the resultant displacement occurs at a very slow rate. Resultant velocity occur at a very slow rate. The rate at which resultant displacement occurs, rate at which resultant displacement of the free electron occurs, resultant displacement of the free electrons occurs, is called drift velocity, It is very small, and remember it is of the order of millimeter per second. It is of the order of millimeter per second. ये मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। So it is of the order of millimeter per second. मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑर्डर याद रखोगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है
VG बराबर, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, E/m, कुछ बुक में यहां डिवाइडेड बाय 2 रहेगा तो उनका भी सही है, केवल प्रोपोर्शनैलिटी मालूम है, एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम, तो ये ज्यादा प्रचलन में है, इनटू टॉ। ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉ लिखो, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। टॉ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। टॉ लिखो, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम इंटरवल between successive collision, and it is called relaxation time, and it is called relaxation time, and it is called relaxation time. इसमें लिखो, it depends only on nature of metal and temperature. It depends only on nature of metal and temperature. It depends only on nature of metal and temperature. Only on nature of metal and temperature. So your dimension does not depend on the dimension of the conductor. Does not depend on the dimension of the conductor. ठीक है। उसी तरह एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लिखो, मोबाइल लिखते हो ना बेटा, मोबाइल, तो उसी है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लिखो, दिस इज डिफाइंड एज drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field. So drift velocity per unit electric field is called mobility of free electron. Mobility of free electron. – 2020 में 2020 में नीट में 2 पेज से करंट के 2 पेज से 4 क्वेश्चंस आए, तो ऐसे कंसंट्रेशन रहता है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, 12th का, 11th का जरूरत नहीं है। तो इसको यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा ई टॉ बाय एम ई। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, और टॉ एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। इसलिए मोबिलिटी भी केवल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। तो लिखो, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, मेटल के प्रकार, नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, केवल मेटल के नेचर और टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि कंडक्टर का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, कंडक्टर का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, सपोज आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो क्या सोचते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा कि नहीं बदलेगा, यह सोचना है। यदि आप साधारण सोच से करोगे तो आपको लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ भाग करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। जो ही टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडमनेस बढ़ेगा, पाथ ज्यादा जिग जैग होगा, कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट होगा।
तो ऐसे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा। ये उल्टा है सोच के ध्यान रखना। या मैथमेटिकली देखो, जब रैंडमनेस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो कोलिजन्स मोर फ्रीक्वेंट होंगे। तो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव टाइम कॉल रिलैक्सेशन टाइम, ये टॉ घट जाएगा। अब टॉ घट जाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा, और चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा या टॉ घट जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी भी घट जाएगा। तो लिखो, एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, नहीं आ जाइए ना, लिखो ठीक। As the temperature of the conductor increases, randomness of free electron increases. Randomness of free electrons increases. Hence, average time interval between successive collision called relaxation time. Hence, average time interval between successive collision called relaxation time, that is tau, decreases. Tau decreases. Therefore, drift velocity decreases. Very important. Drift velocity decreases and mobility of free electron decreases. Mobility of free electron decreases. एक रिलेशन है जो अभी हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और लेक्चर के लास्ट में वो डिराइव होगा, टाइम रहेगा तो नहीं तो अगले में डिराइव होगा। एक रिलेशन हम यूज करने जा रहे हैं, जे इज द करेंट डेंसिटी, तुम जानते हो, NEVD। सो यू नो द E, यू नो द VD, ओनली थिंग इज N। क्या सोचते हो N के बारे में? ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये यूनिट वॉल्यूम में केवल वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ड्रिफ्ट करेंगे। जो अपने न्यूक्लियस से बॉन्ड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जो फ्री हो गए हैं, आवारा हो गए हैं कंडक्टर के अंदर, इधर उधर घूम रहे हैं, वही काम का है। तो आवारा बेटा भी काम देता है। तो N लिखो, J बराबर NEVD। N लिखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन शब्द ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहां पुट कर दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इसमें एक्सप्रेशन पुट कर दें, तो हम लोग क्या पाते हैं कि यहां करें, हम लोग क्या पाते हैं कि J बराबर NEVD, तो E है और VD हमारा वहां से पुट करो इंटू EE/m इंटू टॉ, इंटू टॉ। ये J बराबर आ गया NE² इंटू टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। J कहलाएगा करेंट डेंसिटी। अब एक चीज देखो,
एन के बारे में लिखो, एन डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। एन डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। एन डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। एन केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर पे, किस नेचर का है और टेम्परेचर क्या है। अब होता क्या कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एन की संख्या पहले से इतना ज्यादा होता है कि उसमें चेंज नहीं आ पाता, ऑलमोस्ट चेंज नहीं करता। कंडक्टर के लिए ऑलमोस्ट चेंज नहीं करता। तो होता क्या है कि जैसे पहले से मान लो 10⁻22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाने से 1 मीटर क्यूब में 10⁵ और आ गया, तो 10⁻22 में यदि 10⁵ जोड़ोगे तो ऑर्डर का इतना अंतर है कि ये 10⁻2 ही रह जाएगा, इन्हें कि 7 कर दोगे। इतना कलाकार मत बनना। इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो पाता। हालांकि हायर टेम्परेचर पे जरूर कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे अपने पेरेंटल न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रिसिटी में मदद करेंगे, लेकिन उनकी संख्या इतना, इसके कंपैरिजन इतना कम होगा कि नेट वैल्यू ऑलमोस्ट चेंज नहीं करेगा। लेकिन वही सेमीकंडक्टर है आपका, या इंसुलेटर भी ले लो, तो उस दोनों में क्या है कि पहले से संख्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी कम है। सेमीकंडक्टर में थोड़े बहुत होते हैं, इंसुलेटर में ऑलमोस्ट एब्सेंट रहते हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो उसमें एन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी नहीं है और कुछ आ गया तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन तब भी इतना नहीं बढ़ता इंसुलेटर में कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे सिग्निफिकेंटली। सेमीकंडक्टर करने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, लेकिन इंसुलेटर नहीं करता। लेकिन कोई पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे, तो कहेंगे बढ़ जाएगा सिग्निफिकेंटली। लेकिन इंसुलेटर में इतना भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। इसलिए ये जो ब्रैकेट का टर्म है, तो लिखो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एन इंक्रीजेस स्लाइटली बट नॉट सिग्निफिकेंट। एन इंक्रीजेस स्लाइटली बट नॉट सिग्निफिकेंट, बट नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये जो ब्रैकेट का टर्म है वो फंडामेंटल क्वांटिटी टाइप का लग रहा है गिवन कंडक्टर के लिए, तो इसको कहते हैं सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा है हमारा एनी स्क्वायर टॉ अपॉन एम ई। सिग्मा का नाम लिखो कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। अब ये देखो भाई कि n डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, टॉ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ए फिक्स क्वांटिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए फिक्स क्वांटिटी, देयरफॉर कंडक्टिविटी, इसका उल्टा होता है रेसिस्टिविटी 1/सिग्मा। ये दोनों डिपेंड करेगा ओनली ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। तो लिखो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक उल्टा है, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर।
लिखो, एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, as the temperature of the conductor is increased, relaxation time decreases, relaxation time decreases, tau घट जाता है, and n increases slightly, n increases slightly, n increases slightly, and the decrease in relaxation time is a dominating factor. Decrease in relaxation time is a dominating factor. Therefore, with the increase in temperature, conductivity of metal decreases, and the resistivity increases. लिखो, for semiconductor with increase in temperature, increase in n is a dominating factor due to very few number of free electrons. Increase in n is a dominating factor due to very few number of free electron at room temperature. Basically conduction band में बहुत कम होते हैं. Hence, as the temperature increases, due to significant increase in n, conductivity of semiconductor increases. उल्टा है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस. तो इसमें डिफरेंट पूरा एक्सप्लेनेशन ही है सेमीकंडक्टर के लिए. देखो, इंसुलेटर आर हैविंग ऑलमोस्ट जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, ऑलमोस्ट जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर. And then if temperature of the insulator is increased, some free electrons become available. Therefore, its conductivity increases with increase in temperature. Insulator का भी बढ़ जाता है with increase in temperature, but it is never significant. So significant to conduct electricity in measurable amount. But it is never so significant to conduct electricity in measurable amount. But if it is asked, then we can say, we will say that with increase in temperature, conductivity of insulator increases. Conductivity of insulator increases. Now you can write J बराबर सिग्मा E. इसको वेक्टर फॉर्म में देखोगे, इस सिग्मा तो डिपेंड नहीं करेगा डायमेंशन पे, लेकिन जे डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, आई बाई ए मोटा मोटी. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायमेंशन पे डिपेंड कर जाएगा. लिखो, सिंस सिग्मा डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन बट जे डिपेंड्स ऑन एरिया. J depends on area for same current. J depends on area for same current. Therefore, electric field depends on area cross section for same current. तो जहां एरिया ज्यादा होगा J घट जाएगा तो E भी घट जाएगा. मोटे वायर में कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. So electric field depends on the area of cross section for same current.
फॉर सेम करंट। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स पीछे लगेगा और पीछे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा तो करंट आगे होगा। अब करंट यदि आगे होगा तो J बराबर सिग्मा इंटू ई। इसका मतलब J का डायरेक्शन करंट के सेंस में होता है, तो J और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसलिए वेक्टर फॉर्मूला लिखते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। अब सपोज करो कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, एरिया कांस्टेंट हो, कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो सिग्मा, और ये लेंथ L हो, और इसके क्रॉस एरिया को यूनिफॉर्म लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाओ, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V बाय L मोटा मोटी। तो J को लिख सकते हो I बाय A, J को लिख सकते हो I बाय A सिग्मा को 1 बाय रो और इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय L। इसलिए हम लोग V बराबर लिख सकते हैं, ये 1 बाय रो है सिग्मा, रो L बाय A इंटू I। तो ये जो V बराबर आया रो L बाय A इंटू I। सो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर सम कांस्टेंट इंटू करंट। अब रो तो केवल नेचर ऑफ मेटल और टेम्परेचर डिपेंड करेगा, L कहलाता है लेंथ, A कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, जो ये टर्म है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सो R लिखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस रो L बाय A, ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। R लिखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस दैट इज रो L बाय A। तो रो जैसे वैरी करेगा, लेंथ एरिया टेम्परेचर से बहुत ज्यादा वैरी नहीं करेगा। तो रो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी रो आपका बढ़ता है, तो रेसिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, रेसिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का। R लिखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, L लिखो लेंथ टेकिंग द सेंस ऑफ करंट, L लिखो लेंथ टेकिंग द सेंस ऑफ करंट, A लिखो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू सेंस ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू सेंस ऑफ करंट with increase in temperature as resistivity increases, resistance also increases for the conductor, resistance also increases for the conductor। नीचे लिखो if the temperature of the conductor is constant, temperature of the conductor is constant, then R is constant, then R is constant and V is proportional to I। तो V और I का जो ग्राफ होगा, V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लिखो एंड दिस इज ओम्स लॉ, एंड दिस इज ओम्स लॉ, V proportional to I at constant temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए लिखो फॉर द कंडक्टर व्हिच ओबेज ओम्स लॉ वी हैव, इस तरह से V वर्सेस I का ग्राफ होगा, जहां tan थीटा हमारा होगा डेल्टा I बाय डेल्टा V। चूंकि ये ओरिजिन शुरू हुआ है तो कोई इतना बड़ा ले ले ये ट्रायंगल, तभी एंगल वही आएगा।
इसको हम लोग कह सकते हैं I/V, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह जो बिहेव करता है IV का ग्राफ जिसका स्ट्रेट लाइन है, तो कहते हैं जो डिवाइस है वो ओमिक है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिसमें IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसका मतलब वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। तो ऐसे डिवाइस नॉन ओमिक डिवाइस कहलाते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस कहलाते हैं। होमवर्क लिखो और एनसीईआरटी पलट के, ठीक है, जरूर लिख के ले आना। और जो कह रहा हूं लिखने के लिए नहीं पढ़ो तो वही क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। तो लिखो राइट न्यूटन्स लॉ, राइट ओम्स लॉ, राइट ओम्स लॉ and also its limitation, ब्रैकेट लिखो, only from NCERT book, no side book, only from NCERT textbook, only from NCERT textbook, only from NCERT textbook। अब ये नहीं कि बात ही नहीं फॉलो करोगे तो ये तो बहुत गलत बात होगा। बुक से दोस्ती करना बहुत जरूरी होता है, इसको ध्यान रखोगे। एक बात जो अभी भी हमने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना धीमे धीमे होता है, तो स्विच ऑन करते हुए ही आपका इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो जाता है, दूर के बल्ब भी क्यों जलने लगते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि जो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली लाइट के वेलोसिटी से जाता है, अप्रॉक्सीमेटली लाइट के वेलोसिटी से जाता है, जो बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहां है तो विद इन नो टाइम यहां आ जाएगा। अब यहां है तो यहां का इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन यदि मूव, यहां इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी नहीं है फिजिकली, यहां इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगा तो करंट यहां आ गया, करंट यहां आ गया तो बल्ब यहां रहेगा तो जलेगा, ग्लो करेगा। तो लिखो एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड in the conductor, as the potential difference is created across the end of the conductor, then the electric field propagates in the conductor with the velocity of light. Hence, despite drift velocity being so small, the bulb almost simultaneously glow as the switch is closed. Almost simultaneously glow as soon as the switch is closed. As soon as the switch is closed. As soon as the switch is closed. जो ही स्विच को ग्लो करते हैं, so it is almost simultaneous phenomena. It is almost simultaneous phenomena. तो इन बातों का ख्याल रखो। अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं।